हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी साइंस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साइंस पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी 2011 से 2024 तक के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम डील करेंगे। हर क्लास में आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं अलोंग विद कॉन्सेप्ट। मतलब क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दो सीरीज चल रही है, एक तो साइंस थ्योरी की सीरीज चल रही है और एक साइंस पैडागोजी की सीरीज चल रही है। साइंस थ्योरी प्लस पैडागोजी दोनों साथ लेके चल रहे हैं। थ्योरी आपको पता है 20 मार्क्स की आती है, पैडागोजी साइंस पैडागोजी आपकी 10 मार्क्स की आती है। तो थ्योरी प्लस पैडागोजी दोनों साथ लेके चल रहे हैं। एंड थ्योरी में भी 12 to 13 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पैडागोजी में जितने भी टॉपिक हैं आपके, वो सारे हम क्वेश्चंस के माध्यम से, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन भी साथ साथ ले रहे हैं और टॉपिक भी साथ साथ ले रहे हैं। ठीक है, इससे क्या आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब देखो पैडागोजी में क्या है ना, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही सही है आपके लिए, क्योंकि आप क्या है, एग्जामिनर की लैंग्वेज को समझना सीख जाओगे कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन में फंसाता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी अगर साथ लेके चलते हो तो दिस इज गुड फॉर यू। एंड 2-3 क्लासेस आप करके देखिए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप जो है क्वेश्चन खुद से लगाना शुरू हो जाओगे, क्वेश्चन के आंसर आप खुद से फाइंड आउट करना शुरू हो जाओगे। एक बार 2-3 वीडियोस के बाद ना, फोर्थ वीडियो में आप देखना खुद से कितना चेंज आ जाएगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस में। ठीक है, इसके अलावा ये जो नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे आपको मिल जाएंगे, जो पीडीएफ है। और बस चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। स्टेटमेंट बी है, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, वायु गर्म होने पर फैलती है। थर्ड है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। थर्ड स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश डालने पर कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। चारों स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में एक्चुअली आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन सी इन्फेरेंस है। तो ऑब्जर्वेशन कौन सी है, इन्फेरेंस कौन सी है, ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जहां हम अपने सेंसेस को यूज करके कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन। इन्फेरेंस क्या है, जो हमने फाइनल कंक्लूजन निकाला, फाइनल रिजल्ट निकाला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड इन्फेरेंस। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, जो हमारे सेंसेस के ऊपर बेस्ड है, सेंसेस ने जो हमारे सेंसेस ने जो देखा, हमने जो ऑब्जर्व किया, वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। इन्फेरेंस क्या है, हमने जो फाइनल कंक्लूजन निकाला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या है, इन्फेरेंस है। अभी आगे एग्जाम्पल भी समझाऊंगी, देखो पहले समझा देती हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, सेंसेस को यूज किया, वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। इन्फेरेंस क्या है, कोई हमने एक एक्सप्लेनेशन तैयार की ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हमारी इन्फेरेंस है। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होती है, हम डायरेक्टली चीजों को देख रहे हैं, फैक्चुअल होती हैं। और इन्फेरेंस इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट क्यों है, बिकॉज इन्फेरेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जबकि ऑब्जर्वेशन किसी के ऊपर बेस्ड नहीं है, हम डायरेक्टली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअली सीन, हमने क्या देखा, हमने क्या मेजर किया। और इन्फेरेंस डिपेंड करती है थिंकिंग और रीजनिंग पर। ज्यादा सर्टेन होती है ऑब्जर्वेशन, एंड जो इन्फेरेंस है वो हमारा चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन, ये हमारी वेरी करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, डार्क स्काई इज डार्क एंड क्लाउडी। ये हमने ऑब्जर्व किया, हमने आसमान में देखा और देखा कि जो आसमान है वो डार्क है, क्लाउडी है, काफी बादल हैं। हमने इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे अपना एक इन्फेरेंस निकाला, एक फाइनल कंक्लूजन निकाला कि बारिश होने वाली है, दैट्स वाई बादल क्या है, काले हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, आइस इज मेल्टिंग इन द सन। हमने ऑब्जर्व किया कि हमने बाहर धूप में आइस को रखा और आइस क्या हुआ, मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट हो गई। ये हमने ऑब्जर्व किया कि अभी तो आइस थी और अब आइस नहीं है, वो मेल्ट होगी, पानी बन गया। और हमने इस बेसिस पे ये इन्फेरेंस निकाला, ये रिजल्ट निकाला, ये कंक्लूड किया कि टेम्परेचर हाई था, दैट्स वाई जो आइस है वो जल्दी से मेल्ट होगी। तो ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस में यही डिफरेंस है। ऑब्जर्वेशन को हम सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को,
इन्फ्रेंस में क्या है, हम एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन में आपको बताना था ऑब्जर्वेशन कौन सा है, इन्फेरेंस कौन सा है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हम डायरेक्टली देख नहीं रहे हैं इस चीज को कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हमने एक टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट किया। ये हमारा कंक्लूजन है कि मेटल ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो ये क्या है, हमारा इन्फेरेंस है। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, आप डायरेक्टली नहीं देख रहे हो। अगर हाँ ये कहते कि बलून जो है फूल रहा है, जब हम उसमें हवा भर रहे हैं तो बलून तो हमें दिखेगा ना फूलता हुआ, तो ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। बट इसमें कहा है कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये हमारी इन्फेरेंस है। थर्ड है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, की जो लाइम वाटर है उसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को पास कराते हैं तो उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। तो ये तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमें दिखता है। जब इस प्रैक्टिकल को करके देखेंगे तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा वो सोल्यूशन, जब हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे। तो ये क्या है, हमने ऑब्जर्व किया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये हमने देखा। फोर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, कि हमें पता है एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है जो कि हमारा इंफेरेंस है। ये क्या है, हमारी इंफेरेंस है, हमारा फाइनल कंक्लूजन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन। तो कौन कौन सा इंफेरेंस है, कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है, जो सी है वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ए बी और डी हमारा इंफेरेंस है। अब सी ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है देख लो, सी ऑब्जर्वेशन यहाँ है और यहाँ है, बट इंफेरेंस ए बी डी ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है, ए बी डी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन इन साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। नहीं है ये याद रखना है, आपसे नहीं है पूछा है। इट इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन। तो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन एक्चुअली क्या होते हैं, जो हमारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। एग्जैक्टली मतलब गलत अवधारणा उसको कह सकते हो, बट उसको डायरेक्टली हम गलत अवधारणा नहीं कहते, वो हमारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, बच्चे के मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। और वो क्यों होते हैं मिसकॉन्सेप्शन, हो सकता है उसने उस पर्टिकुलर चीज को उस तरह से ऑब्जर्व नहीं किया जिसकी वजह से पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रह गया, एक संदेह रह गया। मिसकंसेप्शन मतलब वो चीज वैसी नहीं है जैसी वो कह रहा है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखो मिसकंसेप्शन या ऑल्टरनेट कंसेप्शन क्या होते हैं, रॉन्ग और इनकम्प्लीट आइडिया होता है that student already have about a scientific concept based on daily life experience और prior understanding। उनकी daily life experience से या फिर prior understanding से observation के बेस पे उनकी एक अवधारणा होती है जो कि गलत है और इनकम्प्लीट है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिसकंसेप्शन और प्रीकंसेप्शन। इसको मिसकंसेप्शन और प्रीकंसेप्शन भी कहते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्शन को। फॉर एग्जांपल ये मिसकंसेप्शन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, डे एंड नाइट से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कुछ बच्चों का ये ऐसा लगता है कि सन मूव्स अराउंड द अर्थ। इवन जब हम छोटे थे तो हमें भी लगता था कि सन जो है वो घूम रहा है अर्थ के अराउंड। जैसे हम बड़े हुए, हमने ढंग से पढ़ाई की तो हमें पता लगा नहीं सन नहीं मूव करता, अर्थ मूव करती है, अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, उसके अलावा सीजन को लेके ये रहता है कि समर अकर्स बिकॉज अर्थ इज क्लोजर टू सन, जबकि सीजन अकर ड्यू टू अर्थ की टिल्टिंग की वजह से। फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड ये एक मिसकंसेप्शन है कि मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज नीड फोर्स टू कीप मूविंग, क्या हम उसको धक्का लगाते रहेंगे तो वो चलती रहेगी। जबकि जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूविंग अनलेस स्टॉप बाय फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी उसको स्टॉप करने के लिए। उसके अलावा प्लांट से रिलेटेड ये मिसकंसेप्शन है कि प्लांट्स टेक फूड फ्रॉम सॉइल, जबकि प्लांट्स जो है अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, ना कि सॉइल से लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये है कि बिगर बैटरी ऑलवेज गिव मोर इलेक्ट्रिक शॉक, जबकि राइट कॉन्सेप्ट ये है कि शॉक डिपेंड्स ऑन करंट एंड कंडीशंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताए। ऑल्टरनेट कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब मिसकंसेप्शंस है, वैसा हमें लगता है बट एग्जैक्टली वो चीज़ है नहीं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन। अब इसमें पूछा है कि कौन सा मिसकंसेप्शन का फीचर नहीं है। आइडियाज आर स्टेबल, फर्स्ट ऑप्शन है कि आइडियाज आर स्टेबल, तो ये तो सही है। जो अल्टरनेट कंसेप्शन होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, उनको इतना जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता, इतना ईजी नहीं होता उनको चेंज करना, दे आर स्टेबल। आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, उनको इतनी जल्दी से हम चेंज नहीं कर सकते। थर्ड
थर्ड है आइडियाज आर डेवलप फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर। उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये जो आइडियाज हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि वो जो कंसेप्ट है उनका मिसकंसेप्शन हो गया है, बन गया है। ठीक है। फोर्थ है आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कोज एंड अफेक्ट रीजनिंग, कि जो मिसकंसेप्शन है उसके कोज एंड अफेक्ट जो है मतलब जो आइडियाज़ है ना हमारे, जो भी हम सोच रहे हैं उसको कोज और अफेक्ट का फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो मिसकंसेप्शन है उस बच्चे को उसके कोज और अफेक्ट नहीं पता है, दैट्स वाई वो उसका मिसकंसेप्शन बन गया है। तो ये जो है ये फीचर नहीं है, ये इसका फीचर नहीं है। ये तीनों इसके फीचर्स हैं कि जो मिसकंसेप्शन है वो स्टेबल होते हैं, रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं, आइडियाज़ आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स। बच्चों ने जो ऑब्जर्व किया, उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पर उनके ऑल्टरनेट कंसेप्शन बनते हैं। जबकि ये सही नहीं है कि आइडियाज़ डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कोज एंड अफेक्ट रीजनिंग, क्योंकि देखो मिसकंसेप्शन तभी बनेगा जब बच्चे को उस पर्टिकुलर चीज़ का कोज नहीं पता है या उसका अफेक्ट नहीं पता है कि ये चीज़ इस तरह से हो रही है या इसका कारण ये हो सकता है। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कोई कारण है, एक कोज है कि प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, दैट्स वाई उसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हो पा रही। ये किसी का कोज है, किसी प्लांट का एक कोज है कि प्लांट में प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। और इसका अफेक्ट ये देखने को मिलेगा कि जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगी, है ना, ऐसा ही होगा। तो अगर बच्चे को कोज और अफेक्ट के बारे में पता है तो उसको कभी भी उस चीज़ से रिलेटेड मिसकंसेप्शन नहीं होगा। अगर बच्चे को कोज और अफेक्ट क्लियर ही नहीं है, उसने सिर्फ रट्टा मारा है, किसी चीज़ को रटा हुआ है, तो फिर वो उसका मिसकंसेप्शन बन सकता है। तो कोज और अफेक्ट जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ना कि ऐसे ये कहना आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कोज एंड अफेक्ट रीजनिंग। अगर कोज और अफेक्ट पता है बच्चे को तो वो उसका मिसकंसेप्शन नहीं हो सकता, और ये हमारा राइट आंसर होगा। दिस इज नॉट द फीचर ऑफ मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड कौन सा एक कथन जो है वो सत्य है, सही है। रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, कि जिस प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे हैं ना, हम किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे किसी प्रैक्टिकल को, एक्टिविटी को करने के लिए, उसी के बेसिस पे हम रिजल्ट निकालते हैं। तो ये कहना कि रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर इज नॉट राइट, ठीक है, क्योंकि जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसी के बेसिस पे तो हमारा रिजल्ट निकलेगा, तो ये सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन्स इन एनी इन्वेस्टिगेशन, कि जो सोसाइटी है हमारी, सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है इट इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन। कोई भी हम अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो सोसाइटी जो है उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, तो दिस इज़ ट्रू। सोसाइटी का काफ़ी जो योगदान है वो रहता है हमारी इन्वेस्टिगेशन में। थर्ड है डेटा एंड एविडेंस आर सेम, कि डेटा और एविडेंस जो है वो सेम होते हैं। तो जरूरी नहीं है डेटा और एविडेंस ऑलवेज सेम हो, ये भी सही नहीं है। डी है देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, दिस इज ऑल्सो ट्रू, कि ऐसा कोई सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं है जो यूनिवर्सल, जिसको हम कहेंगे कि यूनिवर्सल सिंगल, एक यूनिवर्सल मेथड है और इस मेथड को फॉलो करके सब साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो ऐसा कोई मेथड नहीं होता। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डी आपके सही हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रू पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 7 टीचर plans to identify alternate conception of students in the topic adaptation in plants and animals. Which of the following set of strategies best suited for this purpose? कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब एक टीचर ने क्या किया, प्लान किया, एक टॉपिक लिया, उसने टॉपिक का नाम था एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्लास 7 का एक चैप्टर है। अब टीचर ने सोचा कि इस चैप्टर में से देखता हूँ कि बच्चों का कोई ऑल्टरनेट कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन तो नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों में, तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए वो क्या करेगा, उसको कौन सा स्टेप जो है फॉलो करना चाहिए। तो वो 4 मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपको चूज़ करने हैं कि कौन से मेथड से वो फाइंड आउट कर सकता है कि बच्चों में मिसकंसेप्शन है या नहीं है।
फर्स्ट है ड्राइंग चेकलिस्ट इंटरव्यू, सेकंड है पोर्टफोलियो ग्रुप डिस्कशन डायग्नोस्टिक क्वेश्चन, थर्ड है डायग्नोस्टिक क्वेश्चन इंटरव्यू ड्राइंग्स, और फोर्थ है प्रोजेक्ट चेकलिस्ट ड्राइंग्स। तो इन चारों में से देखा जाए तो जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, जहाँ बच्चों में देखो जो थर्ड ऑप्शन है जहाँ पे टीचर जो है बच्चे से क्वेश्चन कर रहा है, डायग्नोसिस के लिए क्वेश्चन पुट कर रहा है बार बार, ठीक है, उससे इंटरव्यू ले रहा है, उसको ड्राइंग करने के लिए कहा, उसको कहा कोई पर्टिकुलर टॉपिक देगी कि ड्रॉ करके दिखाओ कुछ, उनको कह दिया गया कि ये बताओ कि एलिफेंट कैसे सरवाइव करते हैं इसमें, जैसे राजस्थान में एलिफेंट क्यों सरवाइव कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे क्यों सरवाइव कर रहा है एलिफेंट, तो उनको कहा कि इस चीज़ को लेके ड्रॉ करके दिखाओ कुछ। तो बच्चा क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कैमल की डायग्राम ड्रॉ की, कैमल के ऊपर हम्प होता है ना, इस तरह से हम्प, तो हमारा भी ये मिसकंसेप्शन है, मतलब मेरा भी था काफ़ी टाइम तक, कि ये जो हम्प होता है इसमें कैमल वाटर स्टोर करता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन। तो बच्चे जब ड्रॉ करेंगे कैमल को ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हम्प बनाएंगे और ऊपर लिख देंगे कि वाटर स्टोर करते हैं, ये वाटर टैंक की तरह काम करता है। तो इससे क्या है, बच्चों की मिसकंसेप्शन को उस टीचर को पता चल जाएगा। तो ये जो तीन ऑप्शन हैं, डायग्नोस्टिक क्वेश्चन इंटरव्यू ड्राइंग, ये बेस्ट तरीका है बच्चे में मिसकंसेप्शन पता लगाने का। अच्छा, ये जो मिसकंसेप्शन है कि हम्प में वाटर स्टोर करता है, दिस इज नॉट ट्रू। इसमें एक्चुअली क्या है, उसकी फैट स्टोर होती है, क्योंकि जो कैमल है ना काफ़ी टाइम तक पानी के बिना तो सर्वाइव कर सकता है, खाने के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। जब उसको कोई ऐसी सिचुएशन में खाना ना मिले तो वो ये जो हम्प है, हम्प में जो फैट है यहाँ इससे एनर्जी लेता है, इस फैट में जो एनर्जी स्टोर होती है इस एनर्जी को वो यूज़ करता है। तो यहाँ वाटर नहीं स्टोर होता, यहाँ पे फैट स्टोर होता है। आई होप आपका भी ये मिसकंसेप्शन दूर हुआ होगा, अगर होगा तो इसका राइट ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज, कौन सा एक कथन सत्य है साइंटिफिक लॉज के बारे में, वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा एक कथन सत्य है। तो लॉज आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड थ्योरीज। लॉज क्या होते हैं, लॉ हमारे बताते हैं कि व्हाट हैपेंड, थ्योरी हमारी बताती है व्हाई एंड हाउ इट हैपेंस। तो थ्योरी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है थ्योरी में क्या होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, जबकि लॉ एक स्टेटमेंट होती है, एक डिस्क्रिप्शन होता है। तो कौन सा एक कथन सत्य है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, कि जो लॉज होते हैं ना वो किसी फिनोमिना का रिलेशन बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम्स लॉ है ना, तो ओम्स लॉ क्या बता रहा है, ये शो करता है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज के बारे में बता रहा है, करंट के बारे में बता रहा है, एंड रेजिस्टेंट का, मतलब इनका आपस में क्या रिलेशन है ये शो करता है ओम्स लॉ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ओम्स लॉ आपको पता है ना क्या है, V इज इक्वल टू IR। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंट है। तो ओम्स लॉ इनका आपस में रिलेशन बता रहा है, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बता रही है कि दे डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना एंड दिस इज ट्रू। सेकेंड है, दे आर फॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज। तो हमें राइट आंसर तो मिल ही गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, कि ये थ्योरी से बनते हैं, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा है, होगा आप में, हो सकता है ना भी हो, कि लॉज और थ्योरीज जो है सेम है। तो देखो, लॉज और थ्योरीज दोनों डिफरेंट है, लॉ अलग है और थ्योरी अलग है, दोनों सेम चीज़ें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये भी सही नहीं है। उसमें अगर कुछ प्रॉपर एविडेंस मिला है किसी को तो डेफिनेटली उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फोर्थ है, दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना। तो रीजनिंग कौन प्रोवाइड करता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कौन तैयार करता है, थ्योरी प्रोवाइड करती है, ना कि लॉ। हमसे लॉ के बारे में पूछा था, तो लॉ का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, लॉ और थ्योरी के बारे में मैंने दे रखा है यहाँ पे। लॉ क्या है, लॉ बताता है व्हाट हैपेंस। फॉर एग्जांपल हमें पता है वाटर जो है इट बॉयल्स एट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, वाटर बॉयल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थ्योरी बताएगी कि वाई एंड हाउ इट हैपन। तो थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ये चीज़ बताएगी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये एक्सप्लेन करेगा कि वाई पार्टिकल्स मूव फास्टर ऑन हीटिंग एंड बॉइलिंग अकर्स, की जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर क्यों हो जाते हैं और बॉइलिंग कैसे होती है। तो ये हमें काइनेटिक थ्योरी बता रही है। तो
लॉ हमें जस्ट एक स्टेटमेंट बता रहा है और जो थ्योरी है वो हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बता रही है, ठीक है। एंड थ्योरी डज नॉट बिकम अ लॉ बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट बट इट बोथ सर्व डिफरेंट रोल, दोनों के डिफरेंट रोल होते हैं। लॉ एक पैटर्न को डिफाइन करता है, थ्योरी एक्सप्लेन करती है उस पर्टिकुलर पैटर्न को। क्लियर? आई होप लॉ और थ्योरी का कंफ्यूजन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा? देखो, इंडक्टिव रीजनिंग में लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ होता है और इंडक्टिव रीजनिंग में आप इस तरह से याद रखना कि हम ना क्या करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग में एग्जाम्पल से डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। मतलब पहले हम बच्चों का एग्जाम्पल बताएंगे फिर उसकी डेफिनेशन बताएंगे। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, डेफिनेशन बता दी जाएगी पहले। हायर क्लासेस में डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू पढ़ाया जाता है और जो छोटी क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस, वहाँ पे बच्चों को इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू चीज़ों को बताया जाता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, पहले डेफिनेशन बताई जाएगी फिर उनको एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो इंडक्टिव रीजनिंग में एग्जाम्पल से डेफिनेशन की तरफ जाओगे, डिडक्टिव में डेफिनेशन से एग्जाम्पल की तरफ जाओगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक एक्टिविटी है जो इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट है, आस्क स्टूडेंट टू स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक आपसे डेफिनेशन पूछ ली गई है। सेकंड है, उसके अलावा इंडक्टिव रीजनिंग में बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करता है। बच्चा क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करता है। बच्चा लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करेगा, ज़्यादा एक्टिव होगा क्लास में। तो कौन सी एक एक्टिविटी है जो इंडक्टिव रीजनिंग को दर्शा रही है, जहाँ बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है चीज़ों में? तो फर्स्ट ऑप्शन है, आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों को कहा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करो, तो यहाँ तो बच्चा कोई एक्टिव नहीं है। सेकंड है, आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केसेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्लेन मिरर, ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाओ। फोर्थ है, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे दी, उनको कहा कि इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे बच्चे को पूछा जा रहा है, विद्यार्थी को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहा गया है। जहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा अपनी लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करेगा एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। थर्ड भी हो सकता था, बट सेकंड और थर्ड दोनों में देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन में ज़्यादा एक्टिव होगा बच्चा। तो जो राइट ऑप्शन है आपकी इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में, ये आप पढ़ लेना। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव में क्या होता है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि आयरन एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, कॉपर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। उनको पहले एग्जाम्पल दिया, फिर उनको स्टेटमेंट बताई गई। डिडक्टिव में क्या हुआ, उनको पहले स्टेटमेंट बताई गई कि ऑल मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, उसके बाद फिर उनको एग्जाम्पल दिए गए। तो दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि हायर क्लासेस में होती है डिडक्टिव रीजनिंग, और छोटी क्लासेस में इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन ऑन सोशो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प्स इन, कि क्लास में कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। किस चीज़ में सहायता करती है? चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको बताने हैं कौन से सही है, किस ऑप्शन में कौन से ऑप्शन जो है सही है और कौन सा हेल्प कर रहा है इन मामलों की परिचर्चा में। सोशो साइंटिफिक इश्यूज़ क्या होते हैं, जहाँ पे ऐसे इश्यूज़ दैट कनेक्ट साइंस विद सोसाइटी, जहाँ पे साइंस को सोसाइटी के साथ जोड़ा जा रहा है, साइंस को कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, सोसाइटी के साथ। तो ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जहाँ साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक्ड हैं? फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज की बात होगी, या डिफॉरेस्टेशन होगी, जहाँ पे साइंस और सोसाइटी दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कौन सा डिस्कशन ऑन सोशो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प्स इन, मतलब इन टॉपिक्स पे अगर हम डिस्कशन करते हैं तो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है क्लास की? डेवलपिंग आर्गुमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर, बच्चों में क्या होगा, तर्क संगत कौशल का विकास होगा, ये सही है। सेकंड है, डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के हर बच्चे के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड है, एनकरेज सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़,
सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़ की जो सिटीज़न हैं उनको हम साइंस एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, इनकरेज करें कि इस तरह मतलब जैसे पोल्यूशन का ये तो पोल्यूशन के बारे में उनको इनकरेज किया जाए कि अगर पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है तो हमें ये स्टेप्स जो है फॉलो करने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, तो अप्रिसिएशन जो है वो हेल्पफुल नहीं है यहाँ पे इस केस में। सोशल साइंटिफिक इश्यूज़ के केस में कौन से जो 3 स्टेप्स हैं वो हेल्पफुल रहेंगे, वो होंगे आपके ए, बी और सी ऑप्शन। ए, बी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। कौन सा एक स्टेटमेंट ये शो कर रहा है कि साइंस जो है इट इज़ एज इंक्वायरी। साइंस एज इंक्वायरी का मतलब है कहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कहाँ बच्चा जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कहाँ बच्चा उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपनी एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहा है और फाइनल कंक्लूजन निकाल रहा है। मतलब बच्चा कहाँ पे जो है एक्टिव है। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट में से देखिए बच्चा कहाँ एक्टिव है, कहाँ पे वो साइंस को एज ए इंक्वायरी यूज़ कर रहा है। फर्स्ट है क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। बच्चे ने हर्ब, श्रब और ट्री को क्लासीफाई कर दिया कि ये हर्ब है, ये श्रब है, ये ट्री है। यहाँ तो बच्चा एक्सपेरिमेंटली एक्टिव नहीं है। सेकेंड है एक्सप्लोर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। थर्ड है लिस्ट 5 यूजेज ऑफ कोकोनट ट्री। सिर्फ 5 यूजेज बता दिए कोकोनट ट्री के, बस कहानी खत्म। तो यहाँ पे तो साइंस इज नॉट बिहेव एज ए इंक्वायरी। फोर्थ है ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन वेरियस लीफ। तो ये भी कोई इंक्वायरी, यहाँ भी बच्चा एक्टिवली एंगेज नहीं है। तो कहाँ बच्चा एक्टिवली एंगेज होगा, कहाँ बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, प्रैक्टिकल करके देखेगा, फाइनली कंक्लूजन निकालेगा। ऑप्शन नंबर 2 में जो ऑप्शन है एक्सप्लोर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, खुद करके देखेगा चीज़, पहले क्वेश्चनिंग करेगा, फिर वो प्रैक्टिकली करके देखेगा, फिर फाइनल कंक्लूजन निकालेगा। कौन से ऑप्शन में? सेकेंड ऑप्शन में। चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। तो ये जो है दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। साइंस एज इंक्वायरी का मतलब होता है जहाँ पे बच्चा क्वेश्चन पुट करे, इन्वेस्टिगेशन करे, ऑब्जर्व करे, एक्सपेरिमेंट करे और फिर फाइनल कंक्लूजन निकाले इंस्टेड ऑफ ओनली मेमोराइजिंग फैक्ट। उस चीज़ को रटने के बजाय बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन पुट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, प्रैक्टिकली प्रूव करेगा चीज़ों को। एंड इन दिस अप्रोच स्टूडेंट एक्ट लाइक एन साइंटिस्ट एंड लर्न थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे टीचर ने कहा कि 2 प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने एक्टिविटी को करके देखा। ग्रो 1 प्लांट इन सनलाइट एंड 1 इन डार्कनेस। एक सनलाइट में ग्रो किया, एक डार्क में अंधेरे में ग्रो किया। उन्होंने चेंजेस ऑब्जर्व किए और रिजल्ट्स को कंपेयर किया और उस रिजल्ट के बेसिस पे फाइनल कंक्लूजन निकाला, फाइनल रिजल्ट निकाला। इट प्रूव्स दैट दिस इज साइंस एज इंक्वायरी बिकॉज स्टूडेंट लर्न थ्रू इन्वेस्टिगेशन नॉट रोट लर्निंग। बच्चों ने सिर्फ ये नहीं, टीचर ने बोला और बच्चों ने मान लिया, ऐसा नहीं हुआ, बच्चों ने खुद करके देखा उस चीज़ को। तो दिस इज इट बिहेव लाइक साइंस एज इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस एंटेल्स। विज्ञान में लिंग प्रति संवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन ना रिपीट हो रहा है, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। अभी तो इस क्लास में तो नहीं, बट प्रीवियस 1 या 2 क्लास में मैंने कराया है किसी क्लास में। चलो कोई नहीं, फर्स्ट ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन कराया है तो तब तो आपको आंसर पता ही होना चाहिए इसका क्या हो सकता है। यूज़ ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, हमें क्लास में जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लड़के को ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं या लड़की को ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी जो चीज़ें होती हैं बच्चों को उनको एग्जामिन करने के लिए कहना। थर्ड है मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, जेंडर बेस्ड ग्रुप नहीं बनाओगे कि लड़कों का अलग बना दिया, लड़कियों का अलग बना दिया। डी है यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, लड़कों के लिए अलग इंस्ट्रक्शन है, लड़कियों के लिए अलग इंस्ट्रक्शन है, ऐसा भी नहीं करना है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपके इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी, कि क्लास में, साइंस क्लास में डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछने का जो उद्देश्य है वो क्या है। विज्ञान कक्षा में अब सारी प्रश्नों का उद्देश्य क्या हो सकता है कि क्यों डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइवर्जेंट क्वेश्चन का मतलब होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे बच्चे को, ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ बच्चा खुद से उसके दिमाग में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आ रहा है वो उस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्टेट कर सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को टीचर के सामने रख सकता है। दैट इज डाइवर्जेंट क्वेश्चन। एक होते कन्वर्जेंट क्वेश्चन,
कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जहाँ पे आप अपनी जो आंसर है उसको आपको सिर्फ वन वर्ड में बताना, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन, जहाँ पे जैसे आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये क्या है? कन्वर्जेंट है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बताना है, आप अपने वर्ड्स नहीं लिख सकते, एक पूरा पैराग्राफ नहीं लिख सकते। जहाँ पे हम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और उन्हें डाइवर्जेंट क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, तो जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन है साइंस क्लासरूम में वो क्या करते हैं? प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। डाइसॉन बिटवीन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच भेद कराने के लिए पूछे जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड है डेवलप कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, ताकि पता चल जाए कि गिफ्टेड स्टूडेंट कौन सा है, तो ये सब आपको नहीं करना है क्लास में। टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शन, दिस इज ऑल। सो टू, इससे क्या आपको बच्चे का कोई मिसकंसेप्शन है तो वो पता चल जाएगा। एफ है टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन गलत है, कौन से? बी और डी गलत है, और उसके अलावा ए सी ई एफ दिया है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में, और ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या होता है? जिसमें वन वर्ड आंसर आपको देना है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन में मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। कन्वर्जेंट रिक्वायर्स लॉजिकल एंड फोकस थिंकिंग, जबकि डाइवर्जेंट जो है इट रिक्वायर क्रिएटिव एंड ओपन थिंकिंग। कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें लिमिटेड स्कोप होता है, ब्रॉड स्कोप होता है, इजी टू इवैल्यूएट एंड सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। व्हाट इज द कैपिटल, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है? कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, आप वन वर्ड में आंसर दे दोगे। नेक्स्ट है हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन, तो ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लंबा चौड़ा एक चिट्ठा एक कहानी लिख सकते हो कि हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चन। देखो 4-5 टॉपिक है जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचर ऑफ साइंस हो गया, लॉ और थ्योरी हो गया, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्वेश्चन की बात होगी, उसके अलावा आपके मिसकंसेप्शंस हो गए। इनसे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं बार बार, और ये अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज के 10 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे कंप्लीट, एंड ये क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विशु साइंस अकेडमी पे मिलेगा। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।